ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपलिंग। टॉपलिंग होता क्या है वो समझो। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे एक फोर्स लगा दिए, ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करने का ज़्यादा चांस होगा या फिर गिरने का चांस ज़्यादा होगा? गिरने का चांस ज़्यादा होगा। अगर ये गिर जाए तो इसी चीज़ को बोलते हैं टॉपलिंग, ठीक है। तो मान लो कि ये ब्लॉक है ABCD, अगर ये टॉपल कर जाए तो टॉपल करने के बाद में ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो, पॉइंट A अपनी जगह पे रह जाए, B यहाँ आ जाए, C यहाँ चला जाए, D यहाँ चला जाए, ठीक है। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा पीछे चला जाए, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग मतलब ये बस टॉपल कर जा रहा है लेकिन स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A वो रेस्ट में होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बार बार हम यूज करेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लिख दिए POC, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, ठीक है। अब अगर हम इस बॉडी पे डिफरेंट पार्टिकल्स को कंसीडर करें तो डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट डिस्टेंस मूव किया होगा, ठीक है। तो जैसे पॉइंट B ऊपर था वो इधर आ गया, ठीक है। उस तरह से अगर C के बारे में बात करें तो C यहाँ पे था, C इधर चला गया, ठीक है। सेंटर के बारे में बात करें तो सेंटर यहाँ तक चला गया, और पॉइंट A के बारे में बात करें तो पॉइंट A रेस्ट में है, ठीक है। तो इस बॉडी में अलग अलग पॉइंट का अलग अलग डिस्टेंस है, इसलिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट भी होगा, अलग अलग स्पीड भी होगा, अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। और जैसे जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब क्या होगा, बढ़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ये चीज़। जैसे जैसे पॉइंट A से अवे जाएंगे वैसे वैसे, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? यस सर। तो सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि एज वी मूव अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा इंक्रीजेज, ठीक है। लेकिन इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह का रोटेशन भी हो रहा है अबाउट ही, ठीक है। तो अगर रोटेशन हो रहा है एक अबाउट तो किसी इंस्टेंट पे सबका ओमेगा, अल्फा ये सब जो चीज़ है वो सेम रहेगा, मतलब एंगुलर वेरिएबल सबका सेम होगा, लेकिन जो लीनियर वेरिएबल होगा ऑब्वियसली सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक और चीज़, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास कर रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, A से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज A, पॉइंट A के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। नंबर 4, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ड्यूरिंग टॉपलिंग नॉर्मल फोर्स कहाँ से पास कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स कहाँ से पास कर रहा होगा? अच्छा, A से ही पास करेगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करेगा। अरे ड्यूरिंग टॉपलिंग कांटेक्ट में कौन होगा, सिर्फ A ही तो होगा, और कोई कांटेक्ट में होगा नहीं होगा, ठीक है। देखो ड्यूरिंग टॉपलिंग मान लो किसी इंस्टेंट पे ऐसे डायग्राम बना दिए, तो कौन सा पॉइंट कांटेक्ट में है, पॉइंट A, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कहाँ से पास करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करेगा। नंबर 5, यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो Fs इज लेस देन इक्वल टू μs n होगा, ठीक है। इतना सारा पॉइंट्स हुआ।
तो अगर टॉपलिंग हो रहा है विदाउट स्लाइडिंग तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होगा विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अलग अलग पॉइंट का अलग अलग स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, और जैसे जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाएंगे, वैसे वैसे सबका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लीनियर वेरिएबल का। लेकिन एंगुलर वेरिएबल किसी इंस्टेंट पे सबका सेम होगा। नंबर 3, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास करेगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। नंबर 4, नॉर्मल फोर्स कहाँ से पास करेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। और फ्रिक्शन कौन सा होगा? तो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन करने के पहले एक चीज़ तुम लोग से पूछते हैं। मान लो कि आदर्श खड़े हैं, ठीक है, और इधर से कौशिक उन पे फोर्स लगाना शुरू कर दिए, ठीक है, और आदर्श ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, अपने जगह पे ही हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा टिल्ट हो रहे हैं, ठीक है, टिल्ट होते जा रहे हैं, तो उनका जो एज वाला जो पैर है ये उठ जाएगा, और ये जो पैर है ये रहेगा कांटेक्ट में, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो थोड़ा राइट शिफ्ट करना शुरू करेगा, और जिस समय गिरने वाले होंगे उस समय नॉर्मल फोर्स एकदम यहाँ राइट ही शिफ्ट कर जाएगा। समझ पा रहे हैं ये चीज? यस। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स को जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास से पास करे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, मास m है, लेंथ l है, ब्रेथ b है, और एक फोर्स लगा रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम फोर्स टू टॉपल द ब्लॉक, ठीक है, फाइंड द मिनिमम फोर्स टू टॉपल द ब्लॉक, हाँ, विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के लिए। किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के लिए, मतलब टॉपल नहीं किया है, बस टॉपल करने वाला है, ठीक है। तो जब टॉपल करने वाला होगा उस समय नॉर्मल फोर्स कहाँ से पास करेगा? बताओ, ओ से पास करेगा या ए से पास करेगा? ओ से, ठीक है। तो जिस समय टॉपल करने वाला होगा उस समय नॉर्मल फोर्स ओ से पास करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स नीचे ही रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक है, इधर नॉर्मल है, ठीक है। वेट सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, टॉपल किया नहीं है मतलब बॉडी रेस्ट में है, मतलब कि उसका अल्फा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। मतलब नेट टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ 0 होगा, और लकली नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों ओ से ही पास कर रहे हैं, इन दोनों के कारण टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। लेकिन कैपिटल एफ और एम जी ओ से तो पास नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के कारण टॉर्क लगेगा। कैपिटल एफ के कारण टॉर्क क्या लगेगा और किस सेंस में लगेगा? आप लोग बताइए। कैपिटल एफ के कारण टॉर्क क्या लगेगा और किस सेंस में लगेगा? क्लॉकवाइज एंड एफ एल, ठीक है। इसके बाद एम जी के कारण टॉर्क क्या लगेगा और किस सेंस में लगेगा? L/2 या B/2? mg B/2। ये लीवर आर्म इतना दूर होगा ना, तो B का हाफ होगा, ठीक है। तो mg B/2 होगा। और ये टॉर्क किस सेंस में होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? mg के कारण O के अबाउट, तो एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, दोनों टॉर्क बैलेंस करेगा। एफ चाहिए, एफ का वैल्यू क्या होगा? mg B/2l,
अच्छा, ये फोर्स किसके करस्पॉन्डिंग है? ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के करस्पॉन्डिंग, मतलब फोर्स इससे थोड़ा भी ज़्यादा लग जाए तो क्या होगा? टॉपल कर जाएगा। तो मान लो कि ये जो फोर्स है 9.999 न्यूटन है, तो टॉपल कितना पे करेगा? 10 न्यूटन पे। अच्छा, 9.999 न्यूटन और 10 न्यूटन में कितना डिफरेंस है? नेग्लिजिबल। तो हम बोल सकते हैं यही मिनिमम फोर्स है। Yes. तो मिनिमम फोर्स टू टॉपल द ब्लॉक इज mgb/2l। ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेज है इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और इस पे हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स F लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ कि ए वेज in the form of equilateral triangle is placed on a rough horizontal surface, ठीक है, for what value of coefficient of friction can the block topple without sliding? ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ एक वेज है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है। तो बताना है म्यू का वैल्यू क्या होगा ताकि ब्लॉक टॉपल कर जाए विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के लिए, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के लिए। तो ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के लिए जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कहाँ से पास करेगा? इधर राइट साइड वाला, राइट एज से, राइट साइड का, ठीक है, राइट एज से पास करेगा। नॉर्मल हो गया। फ्रिक्शन यहीं पे होगा, वेट Yes, sir. सेंटर से लगेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड नहीं दिया हुआ है, मान लो ए है, ठीक है, और राइट एज का नाम दे दिए ओ, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा? 0। तो ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के लिए काम करें, इसलिए नेट टॉर्क अबाउट ओ 0 होगा, ठीक है। अब mg के कारण टॉर्क क्या होना चाहिए देख के बताना तुम लोग। mg के कारण टॉर्क क्या होगा और किस सेंस में होगा?
एम जी ए बाई टू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, एम जी ए बाई टू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और एफ के कारण टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू क्या होना चाहिए, F into root 3 a by 2. हाँ देखो ऐसे, दिस एंगल इज 60 डिग्री, यहाँ ए है तो इसके लिए लीवर आर्म इतना बड़ा होगा, तो लीवर आर्म क्या होना चाहिए, ए कॉस 60 या ए साइन 60, ए साइन 60। और ए साइन 60 अल्टीमेटली क्या मिलेगा, रूट 3 a बाई 2, ठीक है। तो और ये टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में होगा, एन और एफ के कारण टॉर्क तो 0 होगा, तो यहाँ से एफ का वैल्यू आ जाएगा, एफ का वैल्यू क्या होगा, एम जी अपॉन रूट 3 होगा ना, यही कैलकुलेशन करने के बाद में, Yes, sir. ठीक है। ये एफ मिला, ये मिनिमम फोर्स मिला, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, कैपिटल एफ को ही तो एफ एस बैलेंस कर रहा है, कैपिटल एफ को एफ एस बैलेंस कर रहा है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ एस, ठीक है। और एफ एस जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होना चाहिए, ठीक है। तो एफ एस की जगह पे क्या लिख दिए, एम जी अपॉन रूट 3 लेस देन इक्वल टू म्यू एस, एन इक्वल टू क्या होगा बताओ, एम जी, एम जी, एन इक्वल टू एम जी, तो म्यू एस का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, यही इसका आंसर होगा। सर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लेंगे यहाँ पे, क्या बोले, वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लेंगे। वो तो रेस्ट में ही है ना, यस सर। तो रेस्ट में है तो लिमिटिंग कैसे होगा, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग बोल रहे हैं हम, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग थोड़ी बोल रहे हैं, समझे। अगर ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग रहेगा तब ना लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे, हम तो यहाँ बोल रहे हैं ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। सर एमजी के कारण एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ, एम जी क्या, अच्छा टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहे हैं, ओके अबाउट, ओ पे एक रॉड फिक्स कर दो ऐसे, और इस पे नीचे साइड में फोर्स लगा, तो ये रॉड किस सेंस में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, क्लियर हुआ। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इस तरह से एक ब्लॉक है, इसका हाइट 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक बोल सकते हो। और इस पे फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ हाईएस्ट पॉइंट पे, मास 2 kg है,
ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है। ठीक है, तो फाइंड एफ मिनिमम टू नंबर 1 टॉपल, नंबर 2 स्लाइड। ठीक है, व्हाट विल हैपन फर्स्ट? टॉपलिंग और स्लाइडिंग? टॉपलिंग। लेट अस चेक। ठीक है, तो पहला पार्ट में क्या बोला है कि मिनिमम फोर्स टू टॉपल। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स टू टॉपल के लिए अगर हम ये करते हैं, एफबीडी बनाते हैं, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग में एफबीडी बनाएंगे। ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग में नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? तो राइट एज से। राइट। फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब ये हम लोग को पता नहीं कि फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है, बस हम टॉपलिंग में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और mg डाउनवर्ड। ठीक है, अगर बॉडी ट्रांसलेट कर भी रहा होगा तो रोटेट तो नहीं कर रहा होगा कि अबाउट ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग में, तो नेट टॉर्क तो जीरो ही होगा। ठीक है, मतलब टॉर्क ड्यू टू एफ विल बी बैलेंस्ड बाय टॉर्क ड्यू टू mg। टॉर्क ड्यू टू एफ क्या होगा? एफ इंटू 1 और mg का टॉर्क क्या होगा? mg into हाफ। एफ के वैल्यू mg बाई हाफ हो गया। m कितना था? 2। g का वैल्यू अगर 10 ले लें तो कितना मिल जाएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत? यही मिनिमम फोर्स हुआ टू टॉपल, यही मिनिमम फोर्स है टू टॉपलिंग, टॉपल के लिए। ठीक है, तो एफ मिनिमम टू टॉपल इज 10 न्यूटन। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कितना मिनिमम फोर्स लगेगा कि स्लाइड कर जाए। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग के लिए वर्क करेंगे। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग क्या होते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ इक्वल टू एफ लिमिटिंग। ठीक है, एफ लिमिटिंग मतलब म्यू एस है, म्यू एस का वैल्यू 0.3, एन होगा mg, mg मतलब 2g, तो कितना मिला? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। ठीक है, तो एफ मिनिमम टू स्लाइड कितना हो गया? 6 न्यूटन। अब बताओ, टॉपलिंग के लिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है या स्लाइडिंग के लिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है? टॉपलिंग के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा? टॉपलिंग होगा या स्लाइडिंग होगा? स्लाइडिंग। ठीक है, तो स्लाइडिंग हैपेंस फर्स्ट, टॉपल बाद में करेगा। मतलब इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि स्लाइड पहले हो जाएगा, टॉपल बाद में करेगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कि एट व्हाट एंगल ब्लॉक बिगिंस
नंबर 1 स्लाइड, नंबर 2 टॉपर, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस फर्स्ट, स्लाइडिंग और टॉपलिंग? सर म्यू इक्वल टू 707 है। 0.707 है, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइडिंग के लिए तुम लोग को पता होगा कि वो जो कॉन्सेप्ट था एंगल ऑफ क्या था बताओ तो कोई? रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज के लिए फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। और म्यू एस है 0.707, ये बेसिकली 1/√2 है। √2 कितना होता है? 1.414, ठीक है। तो ये बेसिकली √2/2 कर दो, तो √2 है 1.414, उसको 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 0.707। यस सर। तो ये तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री, ठीक है। मतलब 45 डिग्री पे स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। अब टॉपलिंग के लिए थीटा 45 कैसे हुआ? अच्छा tan थीटा 1/√2 है। अच्छा 1 होता है। अच्छा, हाँ गड़बड़ कर दिए। हम कुछ दूसरा नंबर देना चाहिए था। रुको, हाँ यहाँ एक गलती हुआ है। म्यूएस के वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो म्यूएस के वैल्यू लेते हैं 0.75। तो 0.75 क्या होगा? 3/4। तो थीटा कितना होगा? 37 डिग्री। अब हम टॉपलिंग के लिए बात करेंगे। टॉपलिंग में ऑब्वियसली ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के लिए बात करेंगे, ठीक है। फोर्सेस क्या क्या लगेगा? नॉर्मल एज से पास करेगा, ठीक है। जी। mg डाउनवर्ड सेंटर से फ्रिक्शन लग रहा होगा तो अप द इंक्लाइन लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? स्टैटिक। कुछ बता नहीं सकते हैं। हो सकता है स्लाइडिंग पहले शुरू हो गया हो, यस। पता नहीं है हमें कि स्लाइड मतलब स्लाइड कर रहा है पहले से कि नहीं, वो तो मालूम नहीं है ना, तो इससे अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट ओ हो गया। हाँ, साइड मान लो इसका ए है, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, साइड ए है, ठीक है। अब दे दिए क्वेश्चन में, पहले ही दे देना चाहिए था। तो एम जी को रिजॉल्व कर लेंगे। एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ तो 0 ही होगा, क्योंकि उसके पहले तो स्लाइड ही कर रहा है ना। अगर कर भी रहा होगा तो स्लाइड कर रहा होगा, टॉपल तो नहीं किया अभी तक। हम ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो एन और एफ के कारण तो टॉर्क 0 होगा। टॉर्क होगा एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा का। एम जी साइन थीटा के कारण टॉर्क क्या होना चाहिए और किस सेंस में होना चाहिए? mg sin theta into a/2 क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। और एम जी कॉस थीटा के कारण टॉर्क क्या होगा? mg cos theta a/2 क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। एम जी कैंसिल आउट, a/2 कैंसिल आउट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बचा, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर लें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। तो स्लाइड कितना डिग्री एंगल पे कर रहा है? 37 डिग्री पे। 37। और टॉपर कितना पे कर रहा है? 45 पे। तो पहले क्या स्टार्ट होगा, स्लाइडिंग या टॉपलिंग? स्लाइडिंग, ठीक है। स्लाइडिंग स्टार्ट्स फर्स्ट।
क्लियर हो गया? यस सर। A cube of mass m and age a is sliding with constant velocity. V naught. ठीक है, तो फाइंड टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स. फाइंड टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स about center of the cube. ठीक है, find torque due to normal force about center of the cube. फिर तुम बताओ क्या आंसर होना चाहिए, फिर हम बताएंगे. थोड़ा सोचो. कोई बताओ, कोई भी बताओ. सर mg cos थीटा into a by 2. mg cos थीटा into a by 2. क्यों a by 2 होगा? लेकिन यहाँ पे सर क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास a by 2 डिस्टेंस पे है. कोई जरूरी है कि नॉर्मल एच से ही पास करेगा? रौनक बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? यहाँ पे क्यों बोल दिया तो 3 डायमेंशनल आ गया ना. हाँ, 3 डायमेंशनल आ गया, उससे क्या हुआ? इसका क्रॉस सेक्शन तो ऐसे ही दिखेगा ना. सर पहले चेक करना होगा टॉपल हो रहा है कि नहीं. टॉपल नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है स्लाइडिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट. तो फिर आप चेक क्यों कीजिएगा? सर तब तो टॉर्क ड्यू टू n 0 होगा ना. टॉर्क ड्यू टू एन 0 होगा? तो कौन बोल दिया टॉर्क ड्यू टू एन 0 होगा? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल है सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. क्यों नहीं जरूरी है वो हम बताते हैं. एम जी कहाँ से पास करेगा? फ्रिक्शन से होगा क्या? वेट हम बता रहे हैं. एम जी कहाँ से पास करेगा? सेंटर से. फ्रिक्शन ग्राउंड को टच करते हुए जाएगा और तीसरा फोर्स नॉर्मल होगा. अच्छा, ये स्लाइड कर रहा है, मतलब रोटेट तो कर नहीं रहा है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? 0. अगर हम सेंटर कंसीडर कर लें तो सेंटर से एमजी पास कर रहा है. फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क होगा किस सेंस में होगा? सेंटर के अबाउट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कारण हाँ, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो अगर मान लो कि फ्रिक्शन के कारण टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है और नॉर्मल के कारण टॉर्क 0 हो जाए, तब तो ये फ्रिक्शन पलट देगा, इसको घुमा देगा ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. यस. तो कोई तो इसको बैलेंस कर रहा होगा, इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा. कौन बैलेंस कर रहा होगा? तीसरा फोर्स कौन सा है? नॉर्मल. मतलब पक्का नॉर्मल सेंटर से पास नहीं कर रहा होगा, सेंटर से थोड़ा इधर पास कर रहा होगा. हाँ, एच से भी पास कर रहा होगा ऐसा नहीं है. वो मेरा डायग्राम बन गया है वैसा, लेकिन एच से भी पास कर रहा है ऐसा नहीं है. हम डायग्राम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, रुको. ठीक, तो नॉर्मल कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास करेगा, लेकिन सेंटर से थोड़ा नीचे की तरफ से पास करेगा. तभी जाकर के इसके कारण जो टॉर्क होगा सेंटर के अबाउट किस सेंस में होगा? क्लॉकवाइज सेंस में. समझ पा रहे हो? एफ के कारण टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल के कारण टॉर्क क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए, सेंटर के अबाउट. सेंटर सी है. मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि नेट टॉर्क अबाउट सेंटर इज 0. तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल विल बैलेंस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन. नॉर्मल के कारण क्लॉकवाइज और फ्रिक्शन के कारण एंटी क्लॉकवाइज
टॉर्क है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हुआ कि हम लोग को नॉर्मल के कारण टॉर्क निकालना है, और वो लकली टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण हो गया। और फ्रिक्शन के कारण टॉर्क क्या होगा? F इंटू A/2 होगा ना। फ्रिक्शन के कारण टॉर्क कितना होना चाहिए? F इंटू A/2। और F का वैल्यू क्या होगा? F का वैल्यू क्या होगा? सोच के बताओ। म्यू नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सर mg sin थीटा। mg sin थीटा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो F किसको बैलेंस करेगा? mg sin थीटा। जैसे टाउ n जो होगा mg sin थीटा इंटू A/2। बेसिकली ये फ्रिक्शन के कारण टॉर्क है, लेकिन लकली वही नॉर्मल के कारण भी टॉर्क होगा। क्लियर? यस सर। चलो अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, मतलब कि नॉर्मल सेंटर से कितना डिस्टेंस पे लगेगा, ये भी पूछ दिया, तो क्या करेंगे? हाँ सर। यस सर। तो नॉर्मल के कारण टॉर्क n और x के टर्म में क्या होगा? nx। mg cos थीटा इंटू x। nx इक्वल टू mg sin थीटा इंटू A/2। और अभी आदर्श बोले थे कि n का वैल्यू क्या होगा? mg cos थीटा। mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा इंटू A/2। ठीक है, mg कैंसिल आउट हो गया। s का वैल्यू क्या होगा? sin बाई cos कितना होगा? tan। तो tan थीटा इंटू A/2। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन हम लोग को क्या बताया? नॉर्मल कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास करे, इवन टॉपलिंग नहीं हो रहा है तो भी। समझे? नॉर्मल कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास करेगा, यस इवन टॉपलिंग नहीं हो रहा है तो भी। टॉपलिंग होगा तो पक्का नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? एज से पास करेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। कुछ और क्वेश्चन किया जाए? हाँ बाबू आ रहे हैं, थोड़ा देर बाद आ रहे हैं, रुक जा। टॉपलिंग सिर्फ जेई के लिए है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नीट में आ सकता है। सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करें। तो ये सेकेंड पार्ट में देखिए, नॉर्मल जो है सेंटर से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लिए हैं? एक्स डिस्टेंस पे, तो उसके कारण टॉर्क क्या होगा? nx। ठीक है, और n का वैल्यू क्या होना चाहिए? mg sin थीटा या mg cos थीटा? mg cos थीटा। mg cos थीटा, तो n mg cos थीटा हो गया। ठीक है, इसके बाद n के कारण टॉर्क पहले से ऊपर कैलकुलेट हो चुका है, वो भी देख लीजिए, है ना। तो दोनों की इक्वेट कर ली। क्लियर? एक क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, कहाँ चला गया?
बचपन में पेंसिल से खूब लिखते होंगे आप लोग। हाँ। पेंसिल क्या पूरा सिलिंड्रिकल होता था? नहीं सर, सर कैसा होता था? हेक्सागन टाइप का। हेक्सागन होता टाइप। था सर। हेक्सागन टाइप ही होता था। तो ये एक पेंसिल है, ठीक है। क्या है ये? पेंसिल है, ठीक है। पेंसिल का क्रॉस सेक्शन ये बना हुआ है। क्रॉस सेक्शन मतलब समझते हो ना? यस यस सर। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन which is cross sectional view of a pencil, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा pencil is at rest? For what value of theta pencil is at rest? सोचो। सर पहले निकालेंगे कि किस एंगल में वो स्लाइड हो रहा, किस एंगल में वो टॉपल हो रहा, तो देख लेंगे कि पहले क्या हो रहा है तो उससे कम होगा। ये बोला है रेस्ट में, कंप्लीटली रेस्ट में, ठीक है। तो ना स्लाइड कर रहा है ना टॉपर कर रहा है। एक सिंपल फंडा ये है कि अगर टॉपर करेगा तो किस एज के अबाउट करेगा? ए के अबाउट, ठीक है। और नॉर्मल टॉपर करने पे कहाँ से पास करेगा? ए से ही पास करेगा, ठीक है। सेक्शन ए से ही पास करेगा, ठीक है। अगर एमजी भी ए से पास कर जाए, देखिए अगर एमजी भी ए से पास कर जाए तब सबके कारण नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब टॉपलिंग के लिए एमजी का जो लाइन होना चाहिए ए से पास करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि ये वाला थीटा कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? नॉर्मल ए से, ठीक है। तो नॉर्मल ए से पास करा दिए ऊपर की तरफ। एम डी कहाँ से लगेगा? सेंटर से, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस ठीक है। हाँ, लेकिन इधर से भी कैलकुलेशन सही नहीं होगा। एम जी का लाइन अगर मान लेते हैं ए से ही पास करता है, लेकिन एक चीज़ है कि एम जी का लाइन ए से ही पास करना चाहिए, वो पक्का है, ठीक है। क्योंकि ए के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। ए के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। जो एम जी का लाइन होगा वो मतलब जो कि बोल सकते हो वो जो लटकाने वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े थे एक, याद है लास्ट क्लास में? यस सर, वो से हेमिस्फीयर जो लटका हुआ। हाँ, जो रिंग वाला क्वेश्चन कराए थे एक। एमजी का लाइन ए से ही पास करेगा, ठीक है। एमजी का लाइन कहाँ से पास करेगा? ए से पास करेगा, तभी ना ए के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। और इधर साइड में एमजी कॉस थीटा,
इस साइड में mg साइन थीटा, ठीक है। साइड मान लो a है, तो a के अबाउट नेट टॉर्क अगर 0 होता है तो mg कॉस थीटा टॉर्क क्या होगा, mg कॉस थीटा इंटू a/2, और mg साइन थीटा टॉर्क क्या होना चाहिए, mg साइन थीटा टॉर्क क्या होना चाहिए, तो a साइन 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद में आएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री से कम तक ये रेस्ट में रहेगा और 30 डिग्री के बाद में क्या होगा, टॉपर करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो टॉपलिंग 30 डिग्री से स्टार्ट होगा, यही चीज़ है। कोई नहीं, अल्टीमेटली कुल मिला के यही है कि अगर टॉपलिंग होना है, क्या बोले